गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। एक्चुअली ये कोई आज न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है, लेकिन आज ही के दिन इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, इसलिए थोड़ा हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम लोग अपने हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव से कवर कर सकते हैं, राइट। आपने एनसीईआरटी वगैरह में भी होम रूल के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। ताइवान चाइना इशू और यूएसए के बीच में थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट का टॉपिक रहने वाला है। इंडियन ओशन डाइपोल एंड मॉनसून, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। कुछ महीने पहले भी हम लोगों ने इसको किया था, जब मॉनसून की एक्चुअली जब हीट वेव चल रही थी तब भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था, और जून के महीने में जब मॉनसून आया था तब भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो आज फिर से थोड़ा सा बात करेंगे। आईएमडी यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट की है मॉनसून के बारे में। थोड़ा सा आपको एलिनो के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में बताऊंगा। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज पिच ब्लैक, तो कल हम लोगों ने मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात किया था जो ओमान के साथ थी। आज हम लोग एक और मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पिच ब्लैक। परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी हम लोगों ने कुछ समय पहले किया था, लेकिन आई होप, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। अब दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। इंडेक्स क्या है, कौन इसको इशू करता है, क्या इसकी मेथोडोलॉजी होती है और इंडिया में कभी अपडेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 3 से। नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है माइनिंग बिल के बारे में, और क्योंकि ये सिर्फ एक बिल है तो ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। जब वो पास हो जाता है, प्रॉपर एक्ट बन जाता है, जब उसके बारे में क्रिटिकली एनालिसिस हम लोग करते हैं तब ज्यादा डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा बताऊंगा आपको मनी बिल क्या, ये माइनिंग बिल क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, केरला गवर्नमेंट इसका क्यों अपोज कर रही है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। पेंडेमिक इन एनिमल, ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है। ट्रेड इन रूपी, ये भी आज का एडिटोरियल सेक्शन है। आज एक्सप्लेनर सेक्शन में कोई ऐसा दमदार आर्टिकल नहीं था जो मुझे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगा है, तो इसलिए मैंने आज जो है एक्सप्लेन सेक्शन को छोड़ दिया है। तो बढ़ते हैं सीधा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो रोज चीज आपको मैं बोलता हूं फिर से रिपीट करूंगा कि वीडियो को है ना लाइक किया करो यार, ठीक है। जो 400 से 500 लाइक मुझे चाहिए, तभी मजा आता करने में। वो 100-150 लाइक आते हैं, 3-4 हजार व्यूज आते हैं, तो रेशियो में कुछ मजा नहीं आता। तो लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है। इतना एफर्ट आपके लिए लेते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी ले लिया करो। खैर, आज के दिन क्या हुआ था, फर्स्ट मतलब ये वैसे तो कल का न्यूज है, कल और आज दोनों ही समझ लीजिए। 1 अगस्त 1916 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट जैसे इनके नाम से ही पता चलता है, ये इंडियन नहीं थी। ये वैसे ब्रिटेन के अंदर पैदा हुई थी, लेकिन इनकी जो ये वैसे आयरलैंड का जो इनका डिसेंडेंट रहा था, तो आयरिश जो होम रूल लीग मूवमेंट थी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी, क्योंकि आयरलैंड के अंदर भी ब्रिटेन का ही कंट्रोल हुआ करता था। तो ब्रिटेन में एक्चुअली आयरलैंड में शुरुआत हुई थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी 1893 के अंदर। 1847 में इनका जो है जन्म हुआ था। और फिर बाद में एनी बेसेंट ने जो है हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये देखिए एग्जाम में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका यूपीएससी प्रीलिम्स में, इन्होंने जो है फिर इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत की। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की शुरुआत एक्चुअली बाहर, इंडिया से बाहर हुई थी, लेकिन बाद में अदियार में, तमिलनाडु में, आज भी तमिलनाडु के अंदर थियोसोफिकल सोसाइटी अदियार काम कर रही है। तो मतलब उसको डिसमेंटल नहीं किया गया है। तो फिर बाद में होरुल जब तिलक जी इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए। तिलक जी 6 साल के लिए जेल में बंद थे। जब वो जेल से बाहर आए तो कांग्रेस के में उन्होंने ज्वाइन किया नहीं, तो होम रूल लीग मूवमेंट को उन्होंने ज्वाइन किया तिलक जी ने। तो तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर होम रूल को काफी इंडिया में फैलाया, और इन दोनों की बेसिकली काम करने का जो एरिया था वो अलग अलग था। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे तिलक जी थे, तिलक जी का जो मेजर काम रहता था वो रहता था बॉम्बे के अंदर, कार्नेटिक के अंदर, कर्नाटका के अंदर, और सेंट्रल प्रोविंस के अंदर और बेरार में। उसके अलावा बाकी इंडिया के अंदर एनी बेसेंट ही पूरा काम देखती थी। जो मीटिंग वगैरह करना है, जो भी रहना है, उनके अंडर में हुआ करता था। होम रूल लीग मूवमेंट दोस्तों ना, जो नॉर्मल मूवमेंट जो उसमें कांग्रेस कर रही थी ना, उससे थोड़ा अलग हुआ करता था। देखिए, कांग्रेस बात किया करती थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, स्वराज की बात किया करती थी, लेकिन होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो स्वराज की बात नहीं करते थे। होम रूल लीग मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हमें सोवरेनिटी चाहिए, हमें अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर पावर चाहिए, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। जैसे एक्चुअली ये डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। जैसे कनाडा में था, साउथ अफ्रीका में था, न्यूजीलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में था,
उस तरह की वो बात करते थे। मतलब अल्टीमेट कंट्रोल ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन हमारे जो लोकल जो हमारे लोकल जो इश्यूज हैं उस पे ऊपर पॉलिसी हम लोग बनाएंगे। होम रूल लिगमेंट जो है इसकी बात करते थे। फिर बाद में जो है तिलक जी के साथ वो सारी चीजें हुई, देहांत हो गया और वो सारी चीजें करके फिर 1920s में महात्मा गांधी जी को इसका प्रेसिडेंट चुना गया होम रूल लीग मूवमेंट का। और फिर जो है होम रूल लीग मूवमेंट जो है कांग्रेस के साथ ही मर्ज हो गई अल्टीमेटली। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए होम रूल लीग मूवमेंट और कांग्रेस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, इसके पीछे रीजन क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अच्छा खासा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में होम रूल लीग मूवमेंट का क्या रेलेवेंस था, नहीं था, आने वाली जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें कैसे इसने रोल प्ले किया। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और पहले भी यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछा है, फ्यूचर में भी पूछ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने 3 एमसीक्यूज जो है आज अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन से ही उठाए हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्टली चीजें वो यहीं से ली गई हैं, तो इसके बारे में आपको ये बताना है। स्क्रीन को पॉज करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर आपने नीचे करना है। ठीक है, महात्मा गांधी हैड लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, खेड़ा, बारदौली, चंपारण और साबरमती। आपने बताना है। तो गांधी जी के इनिशियल जो मूवमेंट है उसके बारे में ये है। कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल आपको मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा कि गांधी जी की मूवमेंट को किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं ईयर वाइज। ललित महल दैट वाज स्पेसिफिकली बिल्ट फॉर द रेजिडेंसी ऑफ द वाइसरॉय। तो ब्रिटिश वाइसरॉय ने जब इंडिया के अंदर विजिट किया था 1921 में, तो उनके लिए स्पेशल एक महल बनाया गया था। अब भैया वो सरकारी क्वार्टर में नहीं रहते थे, ठीक है, जब वहां से आते थे उनके लिए स्पेशली पैलेस बनाए जाते थे। तो कहाँ पे उनके लिए पैलेस बनाया गया था जिसका नाम ललित महल है? मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई और कलकत्ता। और वो महल आज भी है, आज भी लोग वहां पे विजिट करते हैं, आप भी जा सकते हो। तो आपको वो बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिड चाइना वार्निंग्स पेलोसी टू विजिट ताइवान। तो देखिए अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच में क्या इशू चलता है, ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता है। पेलोसी कौन है? पेलोसी एक्चुअली जो कांग्रेस है वहां पे, यूएसए की जो कांग्रेस होती है वहां की स्पीकर है। और वहां की जो स्पीकर है इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इनको प्रेसिडेंट से आप ये समझ लीजिए कि 2-3 स्टेप नीचे ही माना जाता है। और अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, तो हो सकता है उसके लिए कैंडिडेट भी हो सकती हैं। तो स्पीकर जो होते हैं उसकी बहुत बड़ी पावर होती है यूएसए के अंदर, समझ रहे हो बात? तो अगर स्पीकर किसी कंट्री में विजिट करती हैं तो वो वहां की यूएसए की ऑफिशियल विजिट ही मानी जाती है। और ताइवान के साथ क्या इशू चलता है चाइना का, वो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। ताइवान चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं उसी तरह से चाइना भी अखंड चाइना की बात करता है। और उस अखंड चाइना में ताइवान इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। हालांकि वो अपने खुद को एडमिनिस्टर करता है लेकिन सोवरेन कंट्री नहीं है। यूनाइटेड नेशन के अंडर भी ताइवान को सेपरेट कंट्री कंसिडर नहीं किया जाता। दुनिया की मोस्टली जो कंट्री है वो ताइवान को सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। इंडिया भी नहीं करता है, यूएसए भी नहीं करता है, जापान भी नहीं करता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ताइवान को सेपरेट कंट्री जो है वो मानती हैं। तो एक वन चाइना नाम की पॉलिसी होती है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। तो इसमें जो जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो चाइना और ताइवान को एक ही कंट्री मानती है। हालांकि यूएसए ताइवान को सेपरेट कंट्री नहीं मानता, लेकिन लीगल तौर पे यूएसए बाइंडिंग है ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए। ताइवान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और चाइना के अंदर जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इनके बीच में 1940s में जो हो रहा था वो एक अलग सेपरेट कहानी है, उसके बीच में हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहने का बात यह है कि चाइना जो है लगातार ताइवान के ऊपर जो है दबाव बनाता रहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, वो सारी चीजें टेक्निक अपनाता रहता है। लेकिन यूएसए जो है ताइवान को डिफेंड करता है, जापान भी ताइवान को डिफेंड करता है। तो उसी के चक्कर में जो है यहाँ पे ये इशू पूरा हो रहा है। तो पिलोसी जो है वहां की स्पीकर, वो अभी वो सिंगापुर में उन्होंने विजिट किया है और वो कई सारी कंट्री में विजिट करेंगी। लास्ट विजिट उनकी जो है ताइवान है। तो चाइना ने धमकी दिया था कि अगर पिलोसी ने ताइवान में विजिट किया तो भैया हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन सीधी सी बात है भाई, वैसे मानने वाला तो है नहीं। क्योंकि देखिए बात ये होती है ना, अगर आपने उनकी धमकी को एक बार मान लिया तो समझ लो फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये दिखाना जरूरी होता है कि भैया आप हमें जितना मर्जी धमकी दो लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, है ना। तो उस तरह का रहता है। अब ये समझ लीजिए जैसे इंडिया में, जैसे अगर मोदी जी हैं, कल को अगर वो अरुणाचल प्रदेश का विजिट करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे इंटीग्रल पार्ट है, हम लोग विजिट करेंगे। चाइना वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चाइना की आदत है ये, उसको करते रहने दीजिए। तो यूएसए अपनी तरफ से वो काम कर रहा है। तो ताइवान के बारे में थोड़ा बहुत आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये चाइना है, देख ही सकते हैं। इधर जो है ताइवान है, बीच में ताइवान स्टेट आती है, ठीक है, ताइवान स्टेट। इधर नीचे जो है साउथ चाइना सी है, इधर आपका पैसिफिक ओशन आ जाता है, इसके ऊपर जो है ईस्ट चाइना सी आ जाता है और इसके नीचे आती है, ताइवान के जस्ट नीचे आती है लुजोन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे आती है लुजोन स्टेट, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी इनकी कहानी बहुत पुरानी कहानी है, 1940s की कहानी है।
जब रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, तो उसमें जो है डेमोक्रेटिक जो लीडर थे वो अलग थे और जो कम्युनिस्ट लीडर थे वो अलग थे, दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ। बाद में कम्युनिस्ट जो लीडर थे वो जीत गए, जो डेमोक्रेटिक लीडर थे वो छोटा सा आइलैंड है जो ताइवान, वहां पे जाके चले गए थे, तो वहां पे वो सारी सारी चीजें, अलग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, मजेदार है, लेकिन यूपीएससी के लिए ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेपरेटली कोई पढ़ना है तो आपको डॉक्यूमेंट्री वगैरह उसमें देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा, टाइम है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेनफॉल इन अगस्त सितंबर, ऐसा किसने कहा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इन्होंने कहा है कि भैया घबराने की जरूरत नहीं है, अगस्त के अंदर सितंबर के अंदर नॉर्मल रेनफॉल होगा। हालांकि जुलाई के अंदर भी नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, नॉर्मल से बल्कि ज्यादा ही हुआ है। जून के महीने में रेनफॉल थोड़ा सा डेफिसिट था। तो ये टर्म आपको बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में सुनने को मिलती है, डेफिसिट रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, अबव एवरेज रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आईएमडी कहता है कि हम लोग 50 साल का एवरेज लेते हैं, 50 ईयर का पीरियड लेते हैं, जिसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो पिछले 50 साल का एवरेज लिया जाता है, उस एवरेज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि रेनफॉल नॉर्मल है, रेनफॉल बिलो है, रेनफॉल डेफिसिट है, रेनफॉल एक्सेस है। आर गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, कहता है जो 50 सालों का रेनफॉल होता है, अगर उससे 10% प्लस या 10% माइनस रेनफॉल हो जाता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, मतलब 96 से लेके 104% के बीच में होता है तो नॉर्मल रेनफॉल होता है। अगर वो 90 टू 96% होता है, नॉर्मल एवरेज जो होती है 50 साल की, तो उसे हम लोग बिलो बोलते हैं। अगर वो 90% से भी कम होता है तो उसे डेफिसिट बोलते हैं, और अगर वो 110% से ज्यादा होता है, जो 50 सालों की एवरेज होती है, तो हम लोग एक्सेसिव रेनफॉल बोलते हैं। तो इनका कहना है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल रेनफॉल लिखा हुआ है, ना एक्सेसिव लिखा हुआ है ना डेफिसिट लिखा हुआ है। इसका मतलब कितनी रेनफॉल हो सकती है? बिटवीन 96 टू 104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, इसे कहते हैं नॉर्मल रेनफॉल। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रेनफॉल होने वाला है। कुछ जगह को छोड़ के, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्होंने बोला है कि थोड़ा डेफिसिट रेनफॉल होगा, उसके अलावा पूरे इंडिया में नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पे होगा। ये पुरानी स्लाइड है, मैं इसको 3-4 बार डिस्कशन कर चुका हूं पहले। तो 6 पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे आईएमडी जो है प्रेडिक्ट करता है मॉनसून को, तो आप उसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी में आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। ठीक है, केरला के अंदर जब मॉनसून आता है तो वहां से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि मॉनसून आ चुका है। इन्हों के लास्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से, ये अच्छी स्टेटमेंट है, बढ़िया स्टेटमेंट है। लिखता है, देर इज अ लिटिल कोरिलेशन बिटवीन मॉनसून अराइवल एंड द क्वांटम ऑफ द रेनफॉल। मतलब जब मॉनसून आता है और जब मॉनसून होता है, दोनों चीजें अलग है ना। जब मॉनसून आता है वो इस चीज से बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉनसून कम होगा या ज्यादा होगा। मॉनसून 5 दिन लेट भी आ सकता है, उसके बावजूद भी मॉनसून नॉर्मल हो सकता है, और कई बार मॉनसून जल्दी भी आ जाता है, उसके बावजूद भी ओवरऑल मॉनसून डेफिसिट हो जाता है। कोई खास रिलेशन नहीं है मॉनसून के आने का और मॉनसून की टोटल क्वांटिटी का, तो दोनों में कोई खास रिलेशन नहीं है, ऐसा आईएमडी कहता है। यहां पे इन्होंने 2 छोटे छोटे फैक्टर बता रखे हैं जो कि मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं ला नीना। एक आपने इसी का कजन है जिसका नाम है एल नीनो, आपने सुना होगा। आपको ये भी पता होगा कि एल नीनो जो है वो इंडियन मॉनसून के लिए नेगेटिव इंपैक्ट करता है, मतलब अच्छा नहीं होता। ला नीना जो है वो हमारी मॉनसून के लिए बेटर होता है, हमेशा नहीं होता, ये बात ही समझ लीजिए। अब ऐसा नहीं होता कि हर साल एल नीनो आएगा तो मॉनसून वीक ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। हर साल ला नीना आएगा मॉनसून स्ट्रांग होगा, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं। तो कई बार एक फैक्टर वीक हो जाता है, दूसरा फैक्टर स्ट्रांग हो जाता है, तो उनकी ओवरऑल एवरेज से जो है ओवरऑल मॉनसून को फर्क पड़ता है। तो एल नीनो ला नीना के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक है, एनसीईआरटी में इसको जाके पढ़ सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको नहीं दिया हुआ, छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, बट स्टिल वी नीड मोर डिटेल्स। तो थोड़ा आप देख सकते हो, ये हमारा पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पे एक तरफ हमारा जो है इधर जो है साउथ अमेरिका आ जाता है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये हमारा ईस्टर्न पैसिफिक है, ये हमारा इधर हमारा वेस्टर्न पैसिफिक है, इधर आपका ईस्टर्न पैसिफिक है। जब वेस्टर्न पैसिफिक में वाटर गर्म हो जाता है और ईस्टर्न पैसिफिक में वाटर जो है कोल्ड हो जाता है, उसे बोलते हैं ला नीना, क्योंकि यहाँ पे चलता है पेरुवियन करंट, और पेरुवियन करंट जो है वो कोल्ड करंट होता है। तो जब वो कोल्ड करंट और ज्यादा कोल्ड हो जाता है, और जब ऑस्ट्रेलिया वाला वार्म करंट और ज्यादा वार्म हो जाता है, उसे कहते हैं ला नीना, विच इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आप यहां पे जाके देखिए, सेम सिचुएशन हमारे इंडियन ओशन के अंदर भी होती है। तो जो अफ्रीका वाली साइड होती है इसे कहते हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन, जो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड होती है इसे कहते हैं ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो जब अफ्रीका वाली साइड गर्म होती है और
ऑस्ट्रेलिया वाली साइड ठंडी होती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। मतलब ये हमारी मॉनसून को एनहेंस करता है, उसको इंक्रीज करता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो उसके बारे में ही बेसिकली बात कर रहा है। हालांकि इस समय इंडिया का जो इंडियन डाइपोल है वो नेगेटिव है, लेकिन ला नीना काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके इंपैक्ट को नेगलेक्ट कर देता है। तो ओवरऑल अगर आप प्लस माइनस करोगे नेगेटिव इंडियन डाइपोल को, ला नीना यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है, तो इसलिए इंडिया का जो मॉनसून है वो नॉर्मल होने वाला है। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? देखिए, डाई का मतलब होता है टू, और पोल मतलब 2 पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट के मेरे बारे में बात कर रहा है। तो एक पॉइंट आप ये समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट आप ये समझ लीजिए, दोनों के बीच में टेम्परेचर को मेजर करता है। तो जब ये वाला लेफ्ट साइड वाला, मतलब ये वेस्टर्न साइड वाला गर्म होता है तो इसे पॉजिटिव इंडियन डाइपोल बोलते हैं। जब ये वेस्ट वाला ठंडा होता है और ईस्ट वाला गर्म होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव इंडियन डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा आपको ये पता होना चाहिए। जो पॉजिटिव इंडियन डाइपोल होता है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव इंपैक्ट करता है। देखिए सीधी सी बात है भैया, क्योंकि जब यहाँ पे पानी गर्म होगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो ज्यादा मॉइस्चर ऐड होगा एयर के अंदर, और जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं वो ज्यादा रेनफॉल क्रिएट करेंगी। एज सिंपल एज दैट, कोई ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। लेकिन ज्योग्राफी का काफी बड़ा एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप कि आप इसको थोड़ा सजेस्ट करूंगा आपको, अपनी जगह आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए और इंडियन मॉनसून वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि वहां पे ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिच ब्लैक नाम की जो है एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स करने वाला है। ध्यान रखना ये मिलिट्री नहीं है, ये एयरफोर्स है। ठीक है, 17 टोटल कंट्रीज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगी और वहां पे एक्सरसाइज करेंगी, तो इंडियन एयरफोर्स भी वहां पे पार्टिसिपेट करने वाली है, और इस पूरी एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक। ठीक है, कल हम लोगों ने आपको बताया था जो कि ओमान के साथ हम लोगों ने किया था, उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? अल नाज़ाह 4। वैसे तो उस एक्सरसाइज का नाम अल अज़ा है, अल नज़ा 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4th नंबर की है। तो पिच ब्लैक के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, और बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे ओस इंडेक्स है, ये भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। ठीक है, धर्मा गार्जियन है, हम जापान के साथ करते हैं। बाकी आप यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए ठीक है, और इसमें कुछ खास था नहीं, प्रीलिम्स के लिए है, थोड़ा बहुत टॉपिक पूछ लेता है कई बार वो आपसे। एक तरफ आपसे वो एक्सरसाइज पूछेगा, दूसरी तरफ कंट्री पूछ सकता है ना। तो मैच द फॉलोइंग, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI हिट्स 8 मंथ हाई। पीएमआई का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, कौन करता है इसको इशू? S&P, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर जो क्रेडिट एजेंसी होती है वो इसको करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसके बारे में सर्वे करते हैं। और आपको ये बताता चलूं, ये कोई एम्पिरिकल सर्वे नहीं है। एम्पिरिकल सर्वे मतलब समझ लीजिए कि वो फैक्ट्री वगैरह से ज्यादा डेटा नहीं लेते हैं, वो सिर्फ लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लो हमारी क्लास में जो है इस समय 500 बच्चे हैं जो कि न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं। अगर मैंने 500 बच्चों से पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि आने वाले समय में क्या इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी या इंडिया की इकोनॉमी नीचे जाएगी, आप मुझे बताओ कि क्या आने वाले समय हमें हमारी इनकम जनरेट मतलब बढ़ेगी या इनकम कम होगी। तो 500 लोगों में से जितने मैक्सिमम लोग जो सवाल का आंसर देंगे, मतलब मेजोरिटी, तो मतलब वो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। तो बेसिकली लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि आप बताइए इकोनॉमी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, सीधी सी बात है। तो उस सर्वे के बेसिस पे बेसिकली ये जो है इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। तो ये सर्वे बेस्ड है जिसमें क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है। ठीक है, थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो इसमें जो करंट सिनेरियो है, कंडीशन है इकोनॉमी की, और जो फ्यूचर कंडीशंस हैं उसके बारे में पता लगाया जाता है। ये सिर्फ लोगों का बिहेवियर चेक करता है, एग्जैक्टली जाके फैक्ट्री में डेटा कलेक्ट नहीं करता है। बार बार बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में इस तरह से कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो कौन इसको इशू करता है? IHS मार्केट। ठीक है, ये इसको कंपाइल करता है। दुनिया की टोटल 40 इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड इसको के द्वारा मतलब वो सर्वे करता किया जाता है। और S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी है, बहुत बड़ी ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी है, उसका ये पार्ट है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन के बेसिस के हिसाब से 0 से लेके 100 तक का स्कोर दिया जाता है। ठीक, 100 तक का स्कोर दिया जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर स्कोर 50 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी,
और अगर वो 50 से प्लस होता है तो मतलब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मतलब अगर मान लो 100 लोगों से आपने क्वेश्चन पूछे, 100 लोगों में से अगर 51 लोगों ने ये बोल दिया कि सर मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मतलब वो एक्सपेंड करेगी। और अगर 51 लोगों ने ये बोल दिया कि नहीं सर मुझे नहीं लगता अच्छे दिन आएंगे, खराब दिन आने वाले हैं, तो वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस ऐसे तरह का रहता है। और अगर 50 लोगों ने बोला यस, 50 लोगों ने बोला नो, तो उसे बोलते हैं नो चेंज। ठीक है, हर महीने के शुरुआत में इसको किया जाता है, क्योंकि आज 2 तारीख है तो कल इसको इशू किया गया था, इसलिए आज ये न्यूज में आ चुका है। तो थोड़ा आपको ये इंडेक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं हमारे पास, आईआईपी एक इंडेक्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कई बार पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ कि आप ये बताइए कि आईआईपी का जो बेस ईयर कौन सा है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने परसों ये टॉपिक किया था, बेस ईयर बताना है आपने, और कौन इसको इशू करता है। ठीक है, ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। आईआईपी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद होगा आपको जब हम लोगों ने कोर इंडस्ट्री पढ़ा था, 8 कोर इंडस्ट्री आपको बताई थी, तब मैंने आपको आईआईपी के बारे में बताया था। ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्री भी आपको याद होनी चाहिए वेटेज के हिसाब से। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है केरला अपोजिस चेंजेस टू द MMDR एक्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक माइनिंग एक्ट है, पुराना एक्ट है ये काफी ज्यादा, लेकिन सरकार इसके अंदर अभी तो कुछ चेंजेस करना चाहती है। देखिए मैंने कहा चेंजेस करना चाहती है, मैंने ये नहीं कहा कि चेंजेस हो चुके हैं। तो अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो सरकार ने कुछ प्रपोजल वगैरह लेके आई है, तो सरकार बेसिकली सजेशंस मांग रही है। अभी सरकार ने सिर्फ प्रपोजल बताया है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उन प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जब उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जब वो बिल पास हो जाएगा, तब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हल्का फुल्का आपको बता देता हूं फिलहाल के लिए, लेकिन इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। जब ये पास वगैरह होगा तब ज्यादा अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया में 2 तरह की माइन होती हैं, एक होती है कैप्टिव माइन और एक होती है नॉन कैप्टिव माइन। ठीक है, नॉन कैप्टिव माइन। कैप्टिव माइन का मतलब ये होता है कि जैसे कैप्टिविटी, आपने वर्ड सुना होगा ना कैप्टिविटी, तो जू में जो एनिमल होते हैं उनको बोला जाता है कैप्टिविटी में रखे जाते हैं। तो ये एक्चुअली प्राइवेट कंपनीज होती हैं। जैसे हम मान के चलिए कि जैसे टाटा है, ठीक है, अब टाटा मान लो बिजली पैदा करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और उसके लिए उसको कोल चाहिए। तो सरकार क्या करती है, टाटा कंपनी को कुछ कोल माइंस कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। तो जिसमें टाटा माइनिंग करती है, सिर्फ अपने पर्पज के लिए कोल को निकालती है, उसे बोलते हैं कैप्टिव माइनिंग। एक होती है नॉन कैप्टिव माइनिंग, जिसको मार्केट में बेचने के लिए जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब मार्केट में बेचने के लिए माइनिंग की जाती है, उसे कहते हैं नॉन कैप्टिव। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इंडिया में क्या है ना, 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इंडिया में, जो कि माइंस को और मिनरल्स को जो है गवर्न करते हैं। पहला होता है आपका माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली इस पहले वाले के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके अंदर सरकार अभी कुछ चेंजेस करना चाहती है। 2020 में कुछ चेंजेस किए थे, अभी दोबारा से कुछ चेंजेस करना चाहती है। दूसरा हमारे पास होता है कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत पुराना एक्ट है, 2015 में हम लोगों ने इसको चेंज किया था। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए दूसरे वाला तो जो है कोल की बात करता है, पहले वाला जो है ओवरऑल माइनिंग की बात करता है। तो पहले वाला बात करता है कि जो पहले वाला MMDR एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि कोई भी इंडिया में जो माइंस वगैरह होती हैं, खासकर कैप्टिव माइंस, ठीक है, उनको रेगुलेट करने की बात करता है। लेकिन जो कोल माइंस वाला एक्ट है, वो किसके बारे में बात करता है, ऑक्शंस के बारे में बात करता है, अलोकेशन के बारे में बात करता है, किसको कितनी माइन देनी है, नहीं देनी है, ऑक्शन करनी है, नहीं करनी है, उसके बारे में बात करता है। देखिए इस एक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि काफी वास्ट ये एक्ट है, बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी के लिए आपने क्या करना है, ये PDF आपने डाउनलोड करना है, और ये लिंक जो दिया हुआ है ना, ये जो ब्लू कलर का नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको जो है वो इंडिया की जो गवर्नमेंट हमारी जो वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो सकती है। वहां पे जाके आप इसके बारे में ठीक ठाक से पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो। नहीं इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी सी बात कर रहा है। लेकिन ये आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल ने स्पेशली केरला का नाम यहाँ पे लिया हुआ है। तो केरला यहाँ पे कुछ खास, क्योंकि सरकार ने जब इस अमेंडमेंट के लिए कुछ सजेशन वगैरह दिए हैं, तो केरला क्यों उसको वो कर रहा है। पहली बात को ये समझना चाहिए कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, जो लैंड होती है वो स्टेट सब्जेक्ट होती है, जो माइंस वगैरह होती हैं वो भी स्टेट सब्जेक्ट होती है। तो स्टेट का कंट्रोल होता है रिसोर्सेज के ऊपर, लेकिन MMDR क्या करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है माइंस के एलोकेशन वगैरह के लिए। तो केरला की गवर्नमेंट जो है वो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो कहती है कि भैया जो ये लिस्ट 2 में हमारी एंट्री 3 होती है, एंट्री 2023, समझते हो ना, लिस्ट 2 तो समझते हो ना, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट हमारी इस लिस्ट 2 होती है। तो इसके अंदर जो एंट्री 23 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया जो रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर स्टेट का हक होता है,
और अगर सरकार को अगर कुछ उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो माइंस वगैरह का एक्ट नहीं बना सकती। पहली बात तो ये उसका वायलेशन है, केरला का ये कहना है। दूसरी बात, जो हमारे पास आर्टिकल 246 है, 246(3), ठीक है, ये भी इसी के बारे में बात करता है कि जो मिनरल्स हैं सरकार जो है उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकती विदाउट एनी परमिशन काइंड। तो थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर सा ही है। खैर, तो केरला इसलिए ये कह रहा है कि देखिए केरला में क्या पाया जाता है, केरला में पाया जाता है मोनोजाइट सैंड। क्या पाया जाता है? मोनोजाइट सैंड। और मोनोजाइट जो सैंड होता है जो केरला के जो बीच वगैरह पे पाया जाता है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स होता है थोरियम का। समझ रहे हो ना, थोरियम। और थोरियम क्या है? ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल है। तो सरकार जो चेंजेस कर रही है इसके तहत क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज को ठेके दिए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं। तो केरला का यही कहना है कि भैया अगर इस एक्ट के अंदर चेंजेस कर दिए गए तो प्राइवेट कंपनी जो है वो मोनोजाइट सैंड को वहां से एक्सप्लॉइट करेंगी, जिसकी वजह से जो केरला का रिसोर्स है वो खत्म हो सकता है, इवन इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसीलिए जो है केरला इसको अपोज कर रहा है। अभी तो सिर्फ प्रपोजल है, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है नहीं होता है, वो थोड़ा सा हम लोगों को वेट करने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है जी, वेट करेंगे, देखेंगे क्या रहेगा, ज्यादा सीरियस नहीं लेना फिलहाल इस आर्टिकल को। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है वर्किंग टुवर्ड्स द एनिमल हेल्थ। देखिए हमारा जो मेजरली फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है? ह्यूमन के ऊपर रहता है। कोविड-19 में भी हम लोगों ने ह्यूमन के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया, एनिमल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि ऐसे भी कई सारे केसेस आए थे जब एनिमल्स को ह्यूमन जो है कोविड-19 हुआ था, कई डॉग्स को, कैट्स को, इवन लायंस भी कहीं की डेथ हो गई थी जू वगैरह में, जिनको बाद में कोविड-19 पाया गया। बट फिर भी हमारा मेजर फोकस किसके ऊपर रहता है? ह्यूमन के ऊपर ही रहता है, एनिमल के ऊपर नहीं रहता है। तो अब सिर्फ कोविड-19 की बात नहीं है, फ्यूचर में और भी तो वायरस आ सकते हैं। मान लो फ्यूचर में कोई ऐसा वायरस आ गया जो सिर्फ एनिमल्स में होता है, ह्यूमन पे नहीं होता है। अब देखो हमारी जान तो बच जाएगी लेकिन हमारी इकोनॉमी की वाट लग जाएगी। कैसे? देखो इंडिया में जो है दुनिया में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पाए जाते हैं, 1.6 बिलियन, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, 160 करोड़ लाइव स्टॉक इंडिया में है। मैं टोटल एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं, लाइव स्टॉक की बात कर रहा हूं। जो वाइल्ड में रहते हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हम लोग पालते हैं अपने इकोनॉमी गेन के लिए उसकी बात कर रहा हूं। 160 करोड़ मतलब इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा इंडिया में लाइव स्टॉक एनिमल है। समझ रहे हो बात? 280 मिलियन फार्मर्स मतलब 28 करोड़ फार्मर्स हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं। भैया भले उनकी रोजी रोटी चलती है। हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है 160 बिलियन डॉलर की है। हमारी जो मीट इंडस्ट्री है वो 50 बिलियन डॉलर की है। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे जीडीपी में जो है एनिमल इकोनॉमी कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो फ्यूचर में अगर मान लो एनिमल के अंदर कोई कोविड जैसा वायरस आ गया तो क्या होगा? वाट लग जाएगी। क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? ठीक है, ह्यूमन के लिए हमें चिंता होती है, लेकिन क्या एनिमल के लिए हमें चिंता है? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें रेडी रहना चाहिए उसके लिए भी। देखिए कुछ आंकड़े वगैरह इन्होंने दिए हैं जिसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहता है कि एनिमल के अंदर जो भी डिसीज होते हैं पिछले 20 सालों में जो डिसीज हुए हैं उनमें से 60% जो डिसीज है वो जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक डिसीज आपको पता है कौन से होते हैं, है ना, जो कि एनिमल से ह्यूमन के अंदर आते हैं। अब ये समझ लीजिए मान लो फ्यूचर में कोई वायरस जो है वो एनिमल में आ गया, मान लो काउस के अंदर कोई वायरस आ गया और काउस से बाद में वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट भी हो सकता है। इसीलिए हमें एनिमल्स के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। 12 बिलियन ऐसा कहते हैं कि जो एनिमल के अंदर डिसीज आते हैं उससे हमारी इकोनॉमी को हर साल 12 बिलियन का नुकसान होता है। मतलब ये फार्मर्स को नुकसान होता है ना सीधा सीधा। तो अगर एनिमल की हेल्थ पे हम लोग फोकस करेंगे तो इतना ज्यादा हम लोग पैसा यहाँ पे बचा सकते हैं। हमारे फार्मर्स की जो है इनकम वो बढ़ सकती है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ सकती है। तो हम लोग ह्यूमन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, एनिमल पेंडेमिक के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है, फ्यूचर में आ सकता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप वगैरह यहाँ पे लिए हैं। मेंस के परस्पेक्टिव से आर्टिकल है, प्रीलिम्स में इसका कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि हमने कौन कौन से स्टेप लिए हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन फ्यूचर में इसने सजेस्ट किए हैं। तो पहली बात तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, DAHD जिसको बोलते हैं, इसने मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है वन हेल्थ यूनिट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन बेसिकली शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पे की जाती हैं। और ये पूरे का पूरा जो मिशन है वो किसके तहत चलाया जाता है? नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन।
NDLM। इसके बारे में आप सेपरेटली पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा सजेशन करता हूं, आपके जो नोट्स वगैरह हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और भी हम लोगों ने कुछ स्टेप लिए हैं। इंडिया का जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। इंडियन जो है फार्माकोपिया कमीशन है उसके साथ भी किया है। वो कुछ कुछ स्टेप हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन सजेशन में इसने क्या बोला है? सजेशन में इसने ये बोला है कि जो एनिमल हेल्थ होती है और जो ह्यूमन हेल्थ होती है, दोनों को ही प्रायोरिटी देने की यहाँ पे एक जरूरत है। हालांकि ह्यूमन को हम लोग डेफिनेटली ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन एनिमल हेल्थ को भी हम लोगों को, उसका जो डेटा है उसको भी हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे लिए। जिस तरह से ह्यूमन के अंदर सीरो सर्वे किया जाता है, उसी तरह से हम लोगों को ह्यूमंस के अंदर भी सीरो सर्वे करने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है एनिमल ड्रग्स की का जो वैक्सीन वगैरह बनाई जाती हैं उसके लिए जो है प्रॉपर तरीके से अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। वैक्सीन रिसर्च के लिए जो है फंडिंग वगैरह भी सरकार को करनी चाहिए। रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी शेयर होनी चाहिए, है ना। तो जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इंक्रीज करिए। तो जो वाइल्ड लाइफ के अंदर कोई डिसीज आता है या जो ह्यूमन के अंदर जो डिसीज आता है उनके बीच में क्या रिलेशन है, इस तरह की रिसर्च हमें करने की जरूरत है ना। और प्रॉपर तरीके से फोरकास्टिंग करिए। जैसे अभी मंकी पॉक्स आ गया है तो उसकी प्रॉपर तरीके से एडवांस में फोरकास्टिंग होनी चाहिए। कई बार बर्ड फ्लू आ जाता है, स्वाइन फ्लू आ जाता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है ना जानवरों के अंदर भी, तो उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग वगैरह होनी चाहिए। ये इन्होंने कुछ सजेशन वगैरह यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। सर्विलेंस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से ठीक आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है दोस्तों हमारे लिए वो मतलब कोई नया इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल्स का एक मिक्सचर है ये, लेकिन हम ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। यूजिंग अ रूपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेट डॉलर। देखिए इसकी हेडिंग अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना। हेडिंग ये कह रही है कि भैया डॉलर डोमिनेट करता है, जिससे बचने के लिए हम लोग एक नया रूट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको जो है हम रूपी के थ्रू कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आर्टिकल बेसिक बेसिक बातें क्या कर रहा है देखिए। आर्टिकल कहता है कि भैया इंडिया जो वर्ल्ड का इस समय जो ट्रेड है वो कौन डोमिनेट करता है? वो डॉलर डोमिनेट करता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 1947 से पहले जब इंडिया में ब्रिटिशर्स हुआ करते थे तो इंडिया का जो रूपी है वो सीधा सीधा पाउंड के साथ उसको हम लोग पैग करते थे, मतलब पाउंड के हिसाब से वो ऊपर नीचे होता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड के बाद जो है पाउंड जो है वो सेकेंड करेंसी हो गई और दुनिया में जो है डॉलर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो तब से लेके आज तक डॉलर ही जो है दुनिया की इस समय रिजर्व करेंसी के तौर पे काम करती है। 60 से 70% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर के अंदर ही होता है, बाकी दूसरी करेंसी यहाँ पे होती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस समय थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जैसे रशिया, यूक्रेन, है ना, इनके बीच में वॉर हो रहा है। ईरान के साथ अगर हम लोगों को डील करना है तो हम डॉलर में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि दुनिया में कहीं भी डॉलर की ट्रेड होती है आपस में तो अमेरिकन बैंकों के थ्रू ही हो सकती है। तो दुनिया में एक डॉलर भी अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए अमेरिकन बैंक के थ्रू होकर ही जाता है। तो इंडिया ईरान के साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। इंडिया रशिया के साथ डील नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इंडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? हमारी सरकार आरबीआई इस रूट को थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आरबीआई ने कुछ स्टेप भी लिए हुए हैं, है ना। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने वोस्त्रो अकाउंट के बारे में पढ़ा था। तो क्या हो सकता है, जैसे एक तरफ इंडिया है दूसरी तरफ रशिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? वोस्त्रो अकाउंट ओपन करेंगे। तो इंडिया जो भी इंपोर्ट करेगा रशिया से, तो और इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करेगा रशिया को, तो वोस्त्रो अकाउंट में हम लोग जो है रूपी और रूबल, ये दोनों करेंसी हम लोग यहाँ पे परचेज स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो इसके अंदर जो है रशिया का जो अकाउंट है उसके अंदर बहुत सारा रुपया इकट्ठा हो गया ना, 50-100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इकट्ठा हो गया। तो फ्यूचर में क्या होगा? रशिया इंडिया से जो भी चीजें इंपोर्ट करेगा अपने वोस्त्रो अकाउंट से पे करेगा हम लोगों को। तो ऐसा कुछ इन्होंने अभी अरेंजमेंट बनाया है और ये सिर्फ अभी सजेशन है, ठीक है, पक्के तौर पे अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर में हो सकता है। तो आरबीआई चाहता है कि इस रूट के थ्रू हम लोग डॉलर को बाईपास कर सकते हैं। पहली बात तो ये, और ऐसा भी नहीं कि ये आरबीआई ने पहली बार कर रखा है। 1991 से पहले भी, मतलब 47 के बाद से ऐसा इंडिया रशिया के बीच में अरेंजमेंट हुआ करता था। इंडिया में कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए, भिलाई वगैरह वो सब जो है हमारे यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट वगैरह लगाए गए थे। उसके अलावा कुछ न्यूक्लियर कुंडाकुलम एंड ऑल दैट, वहां पे भी हम लोगों ने ये सब किया है। लेकिन 1991 में क्या हुआ? जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये सारा सिस्टम लोगों ने बंद कर दिया, तो फिर डॉलर डोमिनेट करने लगा। हालांकि डॉलर उस टाइम भी डोमिनेट करता था, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग रूबल में भी किया करते थे।
भैया जब रशिया खुद ही बर्बाद हो गया तो हम लोगों की क्या ही हेल्प करेगा, तो हम लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इनका ये कहना है कि रूपी और रूबल, आरआर जिसको ये बोल इन्होंने नाम दिया है आरआर, रूपी रूबल, इनके बीच में अगर ट्रेड होती है, डॉलर को बाईपास करते हैं, तो इसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे बड़ा एडवांटेज तो वही है कि जो भैया जो डॉलर का हाई प्राइस है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वगैरह वो सब है ना, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता ही है कि इस समय हम लोग रशिया से जो तेल खरीद रहे हैं वो 30% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया की कंपनी जैसे रिलायंस का इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, अब रिलायंस क्या करती है, वो रशिया से ऑयल मंगवाती है, कहाँ? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में मंगवाती है 30% डिस्काउंट पे। गुजरात में जो है रिलायंस की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, वहां पे उसको रिफाइन करती है क्रूड ऑयल को, और उसके जो है प्रोडक्ट बनाती है। उस प्रोडक्ट को बाद में यूरोप में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इतने चालाक हैं रिलायंस वाले, डिस्काउंट पे क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, रिफाइन करते हैं और उसी को यूरोप में बेच देते हैं। वही यूरोप है जो कि जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया और यूरोप रशिया की हेल्प कर रहे हैं, है ना? ऐसा भी इस आर्टिकल के अंदर आर्गुमेंट दिया गया है, क्योंकि घुमा फिरा के ही सही। अब कान को आप सीधा पकड़ो, कान को आप घुमा के पकड़ो, तो पकड़ तो कान ही रहे हो ना, तो ऐसा कुछ है। फिर उन्होंने ये कहा, तो जो हम लोग रूबल डेप्रिशिएट होगा तो डेफिनेटली हम लोग चीप सस्ता ऑयल वगैरह बाय कर सकते हैं, रूपी और डॉलर के अंदर हम लोग वो चीजें करते हैं। तो जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। उसके अलावा जो है रशिया की इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है रशिया के अंदर। रशिया एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जो पहले डेवलप्ड हुआ करता था, अभी वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट हो गया। तो इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको काफी मौका है इस समय रशिया के अंदर जाने का, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जैसे एप्पल, जारा, गुची, ये जो है वो रशिया से बाहर आ गई हैं, जिसकी वजह से इस समय रशिया में ऑल टाइम हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। भैया जब कंपनी ही नहीं रहेंगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? सीधी सी बात है। रशिया का जो स्टील मार्केट है वो भी इस समय काफी ज्यादा डाउन जा रहा है। तो इंडियन कंपनी अगर रूबल के अंदर वहां पे ट्रेड करती है तो हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जिसे हिंदी में कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना, है ना, अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज, ठीक है। तो वो इस समय हमारे लिए हो सकता है। एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि रूपी और रूबल ये दोनों ही काफी वोलेटाइल करेंसीज हैं, है ना, काफी घटती बढ़ती रहती हैं, फ्लक्चुएशन होता रहता है। लेकिन डॉलर एक भरोसे वाली करेंसी है। तो सबसे बड़ी बात है भैया, फ्लक्चुएटिंग करेंसी के अंदर आप डील क्यों करोगे? दूसरी बड़ी बात, जो प्राइवेट पार्टीज होती हैं, जैसे कुछ कंपनीज होती हैं, बैंक होते हैं, भैया वो रूबल के अंदर क्यों डील करेंगे? सीधी सी बात है, वो तो ऐसी करेंसी के अंदर डील करेंगे ना जो स्टेबल होती है, डॉलर के अंदर डील करेंगे। अब मान लो इंडिया का कोई बैंक है या रशिया का कोई बैंक है या कोई कंपनी है, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी हो सकता है, अगर इन्होंने मान लो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किया हुआ है डॉलर के अंदर, तो इनको तो पे करने के लिए डॉलर चाहिए ना, तो ये रूबल में क्यों ट्रेड करेंगे? सीधी सी बात है। तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर इंडिया ज्यादा रशिया के साथ डील करता है रूपी और डॉलर रूबल में, तो यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है, तो वो भी लगातार नजर रखे हुए हैं हमारे ऊपर, है ना, उनसे भी हम लोगों को भिड़ना पड़ेगा। और यूएसए हमारा बहुत अच्छा पार्टनर भी है, ट्रेड पार्टनर भी है, डिफेंस पार्टनर भी है, और वो कोड का मेंबर भी है। तो इसलिए हम लोग चाइना यूएसए को बहुत ज्यादा नाराज नहीं कर सकते। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इंडिया की करेंसी भी उतनी स्टेबल नहीं है। तो ये कुछ कुछ डिसएडवांटेज है इंडिया को, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, थोड़ी सी हिस्ट्री है, कुछ स्टेप जो आरबीआई ने लिए हुए हैं। तो इनको मिला जुला के जो है एक बढ़िया सा कंटेंट हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, और यहां से हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ डॉलर एज इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी मे हैव मल्टीपल रेपरकशंस फॉर द इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान सकते हो थोड़ा सा, 150 वर्ड में और 10 में लिख सकते हो कि मतलब अगर हम लोग इंडिया जो है वो डॉलर से, जो कि इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी, अगर शिफ्ट करता है तो उसके हमारे ऊपर कई सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। थोड़ा सा आरबीआई ने जो स्टेप ले रखे हैं वो बता सकते हो, और फिर घुमा फिरा के जो है एक बढ़िया सा कंक्लूजन जो है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहीं से आज हमारा एक कोट भी बहुत बढ़िया बनता है, दैट एवरीवन्स जर्नी इज डिफरेंट, डू नॉट कंपेयर योर पाथ टू एनीवन एल्स, है ना। बहुत सारे बच्चे जो हम लोग मेंटरिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं कोई आंसर लिखती हूँ तो मुझे अपने आंसर पर बहुत ज्यादा डाउट होता है, क्योंकि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो मुझसे बढ़िया आंसर लिखता है, तो जिसको लेके मुझे जो है डीमोटिवेशन हो जाती है मुझे। तो अरे आपके जो कॉम्पिटिटर है वो जो आंसर लिख रहे हैं उनकी जर्नी अलग है, हो सकता है पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हो, आपने 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू किया है, तो उसके आंसर से अपना आंसर कंपेयर थोड़ी ना कर सकते हो।
राइट। और जिस बच्चे ने कल तैयारी शुरू किया था उसका आंसर आपसे घटिया होता है, तो घटिया बढ़िया कुछ होता नहीं, इट्स जस्ट एन इंप्रूवमेंट। तो आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के साथ कंपेयर मत करिए। आपकी जर्नी अपनी है, उनकी जर्नी अपनी है, बस आप अपने आप को डेली इंप्रूव करते रहिए ना। अब ये समझिए, मान लो एक स्पैरो है। अब स्पैरो तो बहुत ऊपर नहीं उड़ती है, वो तो नीचे उड़ती है। और एक ऊपर जो है ईगल है, भैया ईगल तो बहुत ऊपर उड़ता है। अगर बेचारी ये स्पैरो ये सोचने लगेगी अरे यार ईगल तो मुझसे ऊपर उड़ रहा है, तो बेचारी वो अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर पाएगी। स्पैरो की अपनी जर्नी है, ईगल की अपनी जर्नी है, वो अपनी हाइट पे उड़ता है, वो अपनी हाइट पे उड़ता है, दोनों मस्त आराम से जिंदगी स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा करना है। इवन महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा था कि दुखों का कारण एक है, जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो। तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी और के 20th चैप्टर से कंपेयर मत करिए। तो यहाँ पे और भी बहुत अच्छा कोट मेरे ध्यान में आया है। वो लोग कहते हैं कि जो 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 फेलियर्स होते हैं, या जो क्विटर्स होते हैं, या जो लूजर्स होते हैं, दे फोकस ऑन विनर्स। लेकिन जो विनर्स होते हैं दे फोकस ऑन गोल। विनर्स ऑलवेज फोकस ऑन गोल्स, बट लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। समझे? क्योंकि वो अपने आप को कंपेयर करता रहता है उसके साथ। अरे यार वो तो जीत गया, वो तो इतना बढ़िया खेलता है, वो सब करता है, वो इतना अच्छा पढ़ता है, तो उसके चक्कर में अपना अपना जो है खुद का आउटपुट भी नहीं दे पाते हैं। लेकिन विनर जो है वो सिर्फ गोल के ऊपर फोकस करता है। जैसे अर्जुन ने जो है वो मछली की तीर के ऊपर फोकस किया था। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, घबराना नहीं है, मजे करने हैं। ठीक है, चलिए। तो 2-3 आर्टिकल हमारे पास एडिशनल भी हैं। समय हो तो पढ़ लेना, नहीं समय हो तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना ज्यादा सीरियस इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।